इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को डिस्कस करेंगे। आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगी और जैसा कि आप लोग ये एक पिक्चर में पेंटिंग देख रहे हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग इसी पेंटिंग से होती है। ये पेंटिंग एक आइडिया रिप्रेजेंट करती है कि ये चैप्टर किस सब्जेक्ट पर आधारित होगा या फिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अब ये पेंटिंग जो है वो 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने 4 सीरीज़ यानी कि 4 सीरीज़ प्रिंट्स की तैयार की थी और उनकी ये प्रिंट्स उनके एक ड्रीम को रिप्रेजेंट करती है और वो ड्रीम को हम लोग नाम दिया गया है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब इस चैप्टर की शुरुआत ही इस पेंटिंग से होती है। पहले इस पेंटिंग में क्या रिप्रेजेंट किया गया है इसको हम लोग समझ लें और उनका आइडिया क्या था। इस पेंटिंग में जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उसका एक आइडिया क्या था। अब ये जो पेंटिंग दी गई है ये हम लोग देखते हैं इस पेंटिंग में कि यूरोप और अमेरिका के मेन एंड वीमेन बोथ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस यानी कि सभी उम्र के स्त्री और पुरुष और सभी सामाजिक समूहों के लोग एक तरीके से एक ट्रेन के रूप में मार्च कर रहे हैं और वो जैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचते हैं उसको होमेज या उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट शो करते हुए जा रहे हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जो लिबर्टी थी यानी आज़ादी को एक फीमेल के फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया था और उस फीमेल फिगर के एक हाथ में ज्ञान की मशाल या टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट और दूसरे में जो था वो चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ये थे। वही जो स्टैचू है यही दर्शाती है। हम लोग देख रहे हैं कि उसके भी एक हाथ में जो है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में जो चार्टर्स ऑफ द राइट ऑफ मैन है। उसके सामने ही हम लोग देख रहे हैं कि ज़मीन पर बहुत से टुकड़े या बहुत से रिमेन्स टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ये एक तरीके से एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के सिंबल्स माने जाते हैं यानी कि वो जो ये निरंकुशवादी ताकतें थीं वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी और उनके टुकड़े ज़मीन पे पड़े थे। ये एक तरीके से फ्रेडरिक सोरियो का एक विज़न था, एक आइडिया को दर्शाने का। और जो लोग इस स्टैचू के सामने से निकल रहे हैं उनको हम पहचान सकते हैं उनके नेशनल फ्लैग से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कई नेशनल फ्लैग हम लोगों को दिखाई भी पड़ रहे हैं। स्टैचू के बिल्कुल सामने फ्रांस का ट्राइकलर, उसके बाद जर्मनी का दिखाई पड़ रहा है हमें। तो जो हमें फ्लैग दिखाई पड़ रहे हैं और जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है उसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि कौन सा देश के लोग हैं वो लोग। अब इस प्रोसेशन को, इस मार्च को जो लीड कर रहा था वो था स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने इस मार्च को जो लीड कर रहा था वो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड थे जो उस समय तक नेशन स्टेट बन चुके थे। अच्छा, एक बात मुझे हम बताना भूल गए हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन से मतलब क्या होता है। एक तरीके से जो मोनार्कल सिस्टम था जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी और उनकी पावर पर जो किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी उनको पावर को रोक नहीं सकता था। और जो मोनार्कल सिस्टम था, मोनार्कल गवर्नमेंट थी, उनको इंडिकेट किया गया है एब्सोल्यूटिस्ट के द्वारा। अब अपनी बात पर आते हैं कि सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड थे और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड उस समय तक पूरे तरीके से नेशन स्टेट बन चुके थे और उसको फॉलो कर रहा था फ्रांस। फ्रांस को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं फ्रांस को
कि बिल्कुल स्टैचू के पास है और वो उनका। उसके बाद जर्मनी के लोग, यानी कि जो जर्मन नेशन है उसके लोग अपने हाथों में अपना एक फ्लैग से पहचान सकते हैं, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग जिसमें स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं, वो जर्मनी का है। इस समय तक जर्मनी जो है वो एक तरीके से नेशन के रूप में, जैसा कि हम आज देखते हैं, वो नहीं बना था। इसका मतलब ये है कि 1848 में जो ये प्रोसेशन था वो एक लिबरल होप्स को प्रकट करता था, यानी कि एक स्वतंत्रता, एक आज़ादी की आशा को लेके आता था। जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी वो एक नेशन के रूप में या एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में स्ट्रगल कर रहे थे। अब जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोग थे। इस तरीके से ये प्रोसेशन हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रोसेशन में एक बात और थी कि ये जो हमारे फ्रेडरिक सूरियो थे, उन्होंने इस प्रोसेशन को लास्ट में दिखाया गया है कि ये एक तरीके से डेस्टिनी थी और इसको आशीर्वाद प्राप्त था, यानी इसको ब्लेसिंग प्राप्त थी क्राइस्ट की, सेंट्स की और एंजल्स की। जैसा कि हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि आसमान से ये लोग अपना आशीर्वाद इस प्रोसेशन को दे रहे हैं। यानी कि जो आर्टिस्ट था वो नेशन के बीच में जितने भी वर्ल्ड के नेशन हैं उनके बीच में फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे थे। अब इस पेंटिंग से हमें समझ में आ जाता है कि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद था, वो एक शक्ति के रूप में उभर रहा था और इस राष्ट्रवाद की भावना की वजह से, यानी जो नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज हो रही थी, उसकी वजह से जो यूरोप था उसके पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में भी चेंज हो रहा था, यानी कि जो राजनीतिक और जो उनकी मानसिकता थी वो भी बदल रही थी। ये वो समय था जब यूरोप में मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर की जगह, यानी कहा जा सकता है कि राजतंत्र की जगह, राजवंश की जगह नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था। अब ये राष्ट्र राज्य क्या होते हैं? अगर हम इस राष्ट्र राज्य को परिभाषित करें तो जहाँ पर अधिकतर नागरिक और रूलर्स एक ही समान पहचान रखते हैं और एक ही जो अपने अतीत की इतिहास है उनका एक समान होता है, और ऐसे राज्यों को नेशन स्टेट कहा जाता है। लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेशन स्टेट बनने से पहले यूरोप में अलग अलग डायनेस्टीज़, अलग अलग राजवंशों का शासन था, और जिन ये जो राजवंश थे, जो ये डायनेस्टीज़ थीं, जिन इलाकों में शासन करती थीं, वहाँ के जो लोग थे उनसे उनकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन या उनकी कोई भी समानता या पहचान नहीं थी। केवल राजा और प्रजा का एक संबंध के रूप में दोनों का संबंध था, ना वो लोग एक अपनी समान पहचान को साझा करते थे, ना ही वो उनकी अतीत एक था। तो उस समय तक फ्रेडरिक सूरियो की इस पेंटिंग के द्वारा ये बताया जा सकता है कि आने वाले समय में 19वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस तरीके से जो नेशन स्टेट हैं, जो अलग अलग देश हम देख रहे हैं, वहाँ के लोगों ने आपस में संगठित होकर किस तरीके से देशों के एकीकरण के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। अब इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते जाएंगे। आज के लिए ही इतना। अगले चैप्टर में टॉपिक 1 हम लोग लेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा एक राष्ट्र का विचार लोगों के सामने आया। थैंक यू टू ऑल।